नमस्कार, मैं हूं वैभव मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहेगा मेरे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भिवानी जिले के आदर्श गांव सुई पहुंचे, जहां उन्होंने करीब स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित भिवानी के आदर्श गांव सुई का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कई लोग मौजूद रहे। तो राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा वो राज्य है जहां हर परिवार में एक किसान और एक जवान मिल जाता है। ऐसे में हरियाणा राज्य ने जय जवान जय किसान की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया। बेटियों को आगे बढ़ाकर हरियाणा राज्य ने रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर बेटियों को प्रोत्साहित करने का काम किया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हाल ही में उन्होंने ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया, जिसमें 22% खिलाड़ी अकेले हरियाणा राज्य से थे। उन्होंने हरियाणा के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत कई खिलाड़ियों का भी जिक्र किया। इस मौके पर महामहिम ने यह कहा सरकार की प्रशंसा करते हुए कि राज्य सरकार ने 205 स्वप्रेरित गांव बनाने का फैसला लिया है, जो एक सराहनीय कदम है। गांव सुई के उद्योगपति किशन जिंदल के परिवार का जिक्र करते हुए महामहिम ने यह कहा कि अपने गांव की मिट्टी से प्रेम करने वाले लोग अपने गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसका उदाहरण सुई गांव है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने हरियाणा के सपूत सर छोटू राम को याद करते हुए कहा कि सर छोटू राम ने कहा कि किसान, मजदूर और ग्रामीणों के लिए संघर्ष करते हुए उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने का काम किया था। उन्होंने आगामी 26 नवंबर को सर छोटू राम की जयंती की अग्रिम बधाई भी ग्रामीणों को दी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हरियाणा की धरती पर स्वागत करते हुए कहा कि आदर्श ग्राम योजना पर मुहर लगाने के लिए खुद राष्ट्रपति हरियाणा आए हैं। यह सौभाग्य की बात है। इससे हरियाणा के ग्रामीण विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। मुख्यमंत्री बुधवार को स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित भिवानी के स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में देश की प्रथम महिला सविता कोविंद, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित भिवानी के आदर्श गांव सुई के उद्घाटन समारोह को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर हरियाणा सरकार ने गांव को आदर्श बनाने की योजना चलाई है। इसी कड़ी में स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना भी बनाई गई। इसके अंतर्गत भी गांव का विकास हो रहा है। भिवानी के सुई गांव में पहल करते हुए उद्योगपति किशन जिंदल ने गांव में झील, स्कूल, ऑडिटोरियम, कई पार्क, पुस्तकालय समेत तमाम विकास कार्य करवाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह गांव से निकलकर देश और विदेश जा चुके 205 लोगों ने अपने पैतृक गांव में विकास कार्य करवाने की इच्छा जताई है। हरियाणा सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों को भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से गांव, शहरों और प्रदेश के किसी भी हिस्से में विकास करवाने के लिए प्रेरित किया है। इसी के चलते हरियाणा में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट का गठन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा क्षेत्रफल के लिहाज से देश में 21वें स्थान पर है और आबादी के हिसाब से 18वें स्थान पर। पिछले 7 साल में हरियाणा सरकार ने इतने विकास कार्य किए हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा की स्कीमों और योजनाओं को दूसरे राज्यों में भी फॉलो करते हैं। इतना ही नहीं, कई दफा तो केंद्र सरकार भी इन्हें लागू करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे उन्हें और अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पंचायतों को पढ़ी लिखी बनाने के लिए एक्ट बनाया है। इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन कोर्ट ने इसे सही ठहराया। इसके अलावा कोर्ट ने दूसरे राज्यों को भी अपने यहाँ ऐसे कदम उठाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने स्वच्छता अभियान के लिए भी पुरजोर पहल की है।
स्वच्छता को लेकर लगातार गांव और शहरी स्तर पर भी अभियान चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया। इसी के चलते स्वच्छता अभियान में हरियाणा को पहला स्थान मिला। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने प्रदेश को केरोसिन फ्री भी बना दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने हरियाणा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में तालाबों को साफ करने के लिए तालाब प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्रदेश में 8000 तालाब है। सरकार सबसे पहले बड़े तालाबों की सफाई करवाएगी। इसके अलावा छोटे तालाबों को साफ किया जाएगा। इस तरह पूरे प्रदेश के तालाबों को साफ किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बहुत से इलाकों की जमीन में सेम की समस्या है। प्रदेश सरकार सबसे पहले 1 लाख एकड़ भूमि में सेम की समस्या को खत्म करके इसे उपजाऊ बनाने का काम करेगी। इसके बाद अन्य जगहों पर भी सेम की समस्या को खत्म किया जाएगा। सिंचाई व्यवस्था पर बोलते हुए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हर खेत में पानी पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने के लिए भी प्रदेश सरकार माइक्रो इरिगेशन पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रयासरत है। देश भर में इस शिक्षा नीति को 2030 तक लागू करने का टारगेट है, जबकि हरियाणा सरकार ने इस नीति को 2025 तक ही लागू करने का लक्ष्य लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लाल डोरे को समाप्त करके संपत्ति के मालिक को उसका असल अधिकार दिलाया है। हरियाणा की इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व नाम से पूरे देश में लागू करवाया है। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है। इसके अलावा गांव की मांग से जुड़ा एक ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया। इस पर ग्रामीण अपने क्षेत्र की मांगों को डाल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में विकास को प्राथमिकता पर लेते हुए सरकार ने ग्रामीण संरक्षण योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश के 6500 प्रथम श्रेणी अधिकारी एक गांव के संरक्षक होंगे। हरियाणा की खेल नीति और खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों में हरियाणा का महत्वपूर्ण स्थान है। देश भर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले मेडल में भी हरियाणा के खिलाड़ी 25 से 40% तक मेडल प्राप्त करते हैं। हरियाणा खेलों का हब बन चुका है। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है और दूसरे प्रदेश खेलों के क्षेत्र में इस सफलता से प्रभावित होकर हरियाणा की खेल नीति का अध्ययन करने के लिए प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह, हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह, जिंदल परिवार से कृष्ण जिंदल, अजय जिंदल, ममता जिंदल, भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, भवानी खेड़ा के विधायक विशंबर समेत हरियाणा सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। वहीं भिवानी से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुल 16 समस्याओं को सुना, जिनमें से 14 समस्याओं का निपटारा किया। 2 समस्याओं को अगली मीटिंग के लिए रखा गया है। इस बैठक में स्थानीय विधायक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा और मीटिंग की जानकारी दी। जैसे मासिक ग्रीवेंसेस की मीटिंग होती है, उस प्रकार से ही आज की ग्रीवेंसेस मीटिंग में मैं आया था और कुल मिलाकर के 16 ग्रीवेंसेस रखी गई थी, जिसमें से 14 का समाधान यथावत किया है। केवल 2 ग्रीवेंसेस ऐसी हैं जिनको अगले महीने के लिए पोस्टपोन किया है। उसमें मुख्य रूप से अगर चर्चा करनी हो तो सेक्टर 37 में बहुत पुराना विषय चल रहा है। वहाँ का सीवरेज है, पानी की वहाँ कमी है, सीएनडी वेस्ट है, स्ट्रीट लाइट है। कुल मिलाकर के उनमें से काफ़ी काम शुरू हो गए हैं और सभी डिपार्टमेंट्स ने आश्वासन दिया कि चलते हुए कामों को हम बहुत जल्दी पूरा कराएंगे। सारी समस्या जो है उसमें से हल होगी। DLF 3 में क्योंकि कॉरपोरेशन को वो कॉलोनी जो पहले वाली 8 कॉलोनीज थी जिनको ट्रांसफ़र करना था, 5 उसमें से हो गई हैं। DLF 3 अभी बची है, तो उन्होंने अपना काम 31/12 तक करने के लिए कहा है और हमने रेजिडेंट्स को कहा है कि तब तक ये डेवलपमेंट चार्ज वगैरह वहीं देते रहें। जब MCG में शिफ्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके बाद फिर सारे काम MCG में ही आ जाएंगे। बिजली कनेक्शन कुछ कॉलोनीज़ में जो चल रहे हैं जेनसेट, बहुत एक विवाद कई दिनों का पावर डिपार्टमेंट का कॉलोनाइजर का ये जो बना हुआ है,
उसको हमने पिछले सप्ताह ही डिपार्टमेंट की मीटिंग की थी। आज मैंने बता दिया कि सभी को अगले 1-1.5 महीने में कनेक्शन सबको मिल जाएंगे और जो विवाद है कॉलोनाइजर्स के साथ वो ये उनसे अलग से निपटेंगे। अब उसका जो खामियाजा है वो कंज्यूमर्स को नहीं भुगतना पड़ेगा। जिस डेवलपर का जितना पैसा ड्यू है उनसे रिकवर किया जाएगा और यदि कोई पैसा ईडीसी का चार्जेबल है कंज्यूमर्स का तो उनसे किया जाएगा, लेकिन पहले कनेक्शन दे दिए जाएंगे, बाकी चीज़ें बाद में रिकवरी की जाएगी। वहीं एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम ने कहा कि एनसीआर संबंधित जिलों में ऑड इवन की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों की कमेटी का गठन हुआ है। सीएम ने बताया कि कोयले से चलने वाली कंपनियों को फौरी तौर पर बंद किया गया है। साथ ही सुप्रीम के आदेश पर कई थर्मल प्लांट बंद किए गए हैं। देखिए, एक समस्या कई वर्षों से हम इसको झेल रहे हैं और बड़ी गंभीर समस्या है। आखिर प्रदूषण के कारण से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है जो प्रदूषण होता है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम उसको ठीक करने के लिए पहले भी लगे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। कल हमको जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार जैसे स्कूल कॉलेज हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करना है, इंडस्ट्री जो है वो कुछ समय के लिए बंद करने की बात आई है। खास करके जो कोयले से चलने वाली इंडस्ट्री है, हमारे कुछ थर्मल प्लांट भी बंद किए गए हैं। वाहन जो हैं डीजल के, पेट्रोल के 10 साल और 15 साल के जो ज़्यादा पुराने हो गए उनको सड़कों से हटाने की बात की गई है। और हम विचार कर रहे हैं कि ऑड इवन का भी अगर कोई प्रपोजल एक आध में सब लोगों ने मिलकर अगर विचार किया, उसकी सहमति दी, तो वो भी हम करने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये समस्या गंभीर है। आज गुरुग्राम में एक कमेटी हमने इंजीनियर्स की बनाई है जिसमें हमारे कमिश्नर एमसी जी और डीसी साहब भी, ये सब मिलकर के उस कमेटी में डिपार्टमेंट्स, विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो इंजीनियर्स जो हैं बैठ करके कोई उसका और कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें से प्रदूषण को हम कम कर सकें, तो इसके लिए विचार करेंगे। और निश्चित रूप से प्रदूषण खत्म हो, ये लड़ाई हमने लड़नी है। किस प्रकार से पर्यावरण बना रहे, ये हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। उधर चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से हरियाणा की बिजली व्यवस्था की तारीफ करना पूरे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने केंद्र के वित्त मंत्रालय से मिली सराहना पर सीएम और बिजली विभाग को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर जानकारी दी। चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारियां दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से हरियाणा की बिजली व्यवस्था की तारीफ करना पूरे प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। उन्होंने केंद्र के वित्त मंत्रालय से मिली सराहना पर सीएम और बिजली विभाग को भी बधाई दी। साथ ही बताया कि बिजली चोरी की कार्रवाई में करीब 150 जेई, एसडीओ, एसी और एक्सीएन है जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बिजली चोरी पर आगे भी बड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में बिजली चोरी नहीं होने दी जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर वीसी कॉन्फ्रेंस पे ये कहे कि हरियाणा पावर में बहुत बढ़िया कर रहा है और हरियाणा ने जो लाइन लॉस कंट्रोल करा है, मैं ये कहूँगी कि पूरे देश को और सेंटर को भी हरियाणा को मॉडल लेके हमें इसे फॉलोअप करना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए, पूरी टीम के लिए और लास्ट में मुझे भी जोड़ लो, हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। नंबर 1। दूसरा, हम पावर डिपार्टमेंट में जो हमने बड़े एक्शन करे, आगे भी ये करते रहेंगे। ये धमाके बंद नहीं होंगे, फिर धमाके करूँगा। इसका एक फ़ायदा हुआ कि अभी हमने वो यूँ नहीं, हमने 150 से ज़्यादा एससी, एक्शन, एसडीओ, जेई को चार्जशीट कर दिया जिन पे एक्शन होंगे। जिसकी गलती पाएगी उस पे आगे टर्मिनेशन और एक्सपेल्शन, सस्पेंशन सब कार्य होंगे, उसकी उन पे हमने चार्जशीट कर दिया। बिजली मंत्री ने बताया कि बिजली विभाग ने एक योजना चलाई है जिसमें विभाग का क्लर्क से लेकर उच्च स्तर तक का अधिकारी अपना सुझाव भेज सकेगा और महीने में एक सुझाव देना है। जो सबसे बेहतर सुझाव होगा उसे लागू किया जाएगा। हमने एक स्कीम चलाई है जिसे कैजन स्कीम कह रहे हैं। इसमें सब डिपार्टमेंट में मैंने ऑफिसर को, हमारे कई इवन क्लर्क और एलडीसी, एएलएम भी, कोई भी डायरेक्टली मुझे अपना सुझाव दे सकता है। जो बढ़िया सुझाव होगा उसे हम इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। हर से कहे कि हर महीने में एक सुझाव हमें भेजा करो, जिसको जो समझ होगी भेजेगा। और कई बार ये जरूरी नहीं होता, जनरल से ज़्यादा
एक सिपाही बढ़िया काम कर देता है। ये लिखा नहीं होता कि बड़ा ही आदमी सब कुछ करेगा, नीचे वाले भी अच्छी सलाह दे देते हैं। तो जो भी क्वेरी करेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने बताया कि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए हर सप्ताह हम समीक्षा कर रहे हैं। 30 जून 2022 तक बिजली के पेंडिंग करीब 40,000 कनेक्शन जारी कर देंगे। ट्यूबवेल कनेक्शन जो हमारे थे उसको हमने अब वीकली रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर सब वो कंसर्न ऑफिसर को बुला के सर्कल वाइज बुला के उनसे रिव्यू करते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी लगाएं। हमारे अगले हफ्ते में सर्कल वाइज हम वो दे रहे हैं कोई 8-10 पार्टीज को, उसमें 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार कनेक्शन एक सर्कल को मिलेंगे। और हम इसे आप ये समझिए कि 30 जून 22 तक सारे जो हमने 18,000 तो ऑलरेडी 16,000 तो हमारे लग गए थे, जो 40,000 बकाए हैं वो 6 जून 2022 तक हम कंप्लीट इम्प्लीमेंट कर देंगे। बिजली मंत्री ने बताया कि करीब 16% बिल गलत बनते हैं, जिनके अलग अलग कारण हैं। उनको ब्लॉक लेवल पर अधिकारी जाकर ठीक करेंगे। 16% बिल ऐसे आते हैं कि जो कि गलत कैलकुलेशन हो जाती है, जिसको जो मीटर रीडिंग लेने जाता है, या कई बार हाउस बंद है, या कई बार घर के ताला लगा है, या मीटर बंद हो रहा है, वो ऐसे 16% बिल अंदाजे से बन जाते हैं, जिसमें लोगों को तकलीफ होती है, बार बार चक्कर काटते हैं। उसका हमने ये कर दिया कि हर ब्लॉक लेवल पे हम ऑफिसर की टीम भेजेंगे, ताकि साथ के साथ लोगों को सिंप्लीफाई कर दिया और ये तुरंत उन्हें रिलीफ मिलेगा। और इसे मैं देखूंगा कि ये फटाफट इम्प्लीमेंट हो। इसके साथ ही बिजली मंत्री ने जगमग योजना पर भी कहा कि हरियाणा की सबसे सफल योजना है, जिसे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने भी माना। हमने जो एक जगमग योजना जो है वो हमारी अभी हमें खुशी है कि 5427 गाँव हमारे आज तक ऑलरेडी कवर हो गए जगमग योजना में। और हम लग रहे हैं कि इसे एक साल में पूरे हरियाणा में शायद ही कोई गांव बचे जिसमें 24 घंटे बिजली नहीं हो। ये पूरे देश में हमारा सबसे पहला, ये हमारे RK सिंह जी ऑनरेबल मिनिस्टर, उन्होंने भी माना कि हरियाणा सबसे टॉप पे कर रहा है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि 25% बिल जमा करके बाकी इक्वल किस्त बनेगी। जिनके कनेक्शन कटे हुए हैं उनको राहत दी जाएगी। एक जो हम 25% जो है ना जी, जिन लोगों के फैक्ट्री थी या डोमेस्टिक कनेक्शन थे, जिनके बिल कटे हुए थे, नॉन पेमेंट ऑफ बिल, अगर किसी का बिल आ गया 30 लाख का और उसके बाद उसकी पे वो 30 लाख रुपया उस पर यानी बिल नहीं भरा जा रहा, इंडस्ट्री की वर्किंग कैपिटल ही 20 लाख है, तो हमने ऐसे लोगों को मदद देने के लिए, अगर गांव में डोमेस्टिक कनेक्शन आ गया तो थोड़ा अमाउंट हो गया, 20,000 हो गया, और उन लोगों को पे करने में दिक्कत थी, तो रूल ये थे कि जब तक पूरी पेमेंट नहीं आ गई तब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया कि 25% बिल पहले ले, हम उसे कैलकुलेट करते जाएं कि हमारा इतना बढ़ गया, तो उसका कोई फायदा नहीं। हमने ये करा कि 25% पहले जमा करो, उसके बाद इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना लो, कोई 8 बनाए, 7 बनाए, 10 बनाए, जो जितना अमाउंट है उस हिसाब से इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी और ये एक बहुत वो बढ़िया हो जाएगा। वहीं रणजीत सिंह ने बताया कि बिजली विभाग का लगातार बेहतर कार्य चल रहा है, जिसकी बदौलत विभाग का राजस्व भी बढ़ रहा है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के शिक्षा मंत्री एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता टीवी से खास बातचीत की, सुनिएगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और उसके बाद हरियाणा के भी 4 जिलों के स्कूल जो हैं वो बंद किए गए। इसके साथ ही बाकी जो कोविड के चलते जो नर्सरी के और जो LKG के स्कूल हैं वो अभी भी बंद है। तो ऐसे में आगे सरकार की क्या रणनीति है स्कूलों को लेकर, और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, अभी जो है वो दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण का मुद्दा उठा और उसके लिए जिम्मेदार भी दिल्ली सरकार, हरियाणा और दूसरे राज्यों को ठहराती हुई नजर आई थी, लेकिन स्कूलों की बात करें तो क्या स्थिति है सर इस वक्त? देखिए, एक तो दिल्ली की जो अपनी कमियां हैं, तो वहां के मुख्यमंत्री वो कमियां दूसरों के सिर थोपने का काम करते हैं। अब स्वयं कोर्ट ने भी इस प्रकार की बात कही है कि केवल जो पराली का जलाना है वही कारण नहीं है, लेकिन पराली जलाने के मामले में भी जितना अच्छा काम हरियाणा सरकार ने किया, और मैं समझता हूँ बहुत कम घटनाएं हैं जो जहाँ पराली जलाई गई, और उसके लिए हमारा प्रयास भी बहुत अच्छा है कि
एथेनॉल के प्लांट या दूसरे और प्लांट लगाने का भी हमारा प्रयास है, और किसानों को भी इसको पराली को नष्ट करने के लिए जिन संयंत्रों की जरूरत है उस पर 85% तक सब्सिडी हमने दी है। तो उसका कारण हम नहीं, स्वयं दिल्ली उसका कारण है, बल्कि दिल्ली की वजह से हम प्रभावित रहे। हमारी वजह से दिल्ली प्रभावित नहीं है, दिल्ली की वजह से हम प्रभावित हैं। तो दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसकी वजह से जो हमारे 4 जिले उनके बिल्कुल साथ लगते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक और झज्जर, तो वहाँ हमें भी उसकी वजह से स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ा है तो उसको देखते हैं, जिस प्रकार दिल्ली सारा बंद है तो हमें भी 4 जिले अपने बंद करने पड़ रहे हैं। तो अभी बाकी जो स्कूल नर्सरी के और एलकेजी के जो स्कूल बंद थे सर, चूंकि छोटी क्लास अभी भी नहीं जा पा रहे थे बच्चे स्कूल में कोविड के चलते, उसको लेकर कोई रणनीति बनाई है सर? नहीं, देखिए अभी एलकेजी के लिए तो कोई हमने शुरुआत नहीं की, प्ले स्कूल जो है उनके लिए भी कोई शुरुआत हमने नहीं की है अभी तक। लेकिन हम पहले स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने पहली से लेकर 12वीं तक के सारे स्कूल खोल दिए, और अभी हम 1 दिसंबर से अपने सारे जो स्कूल हैं वो फुल कैपेसिटी के साथ फुल टाइम के लिए खोलने जा रहे हैं। तो ये किस तरह से सर, जो फुल कैपेसिटी के साथ सारे प्रदेश के जो स्कूल खुलने जा रहे हैं 1 दिसंबर से, उसमें गाइडलाइन क्या रहेगी और किस तरीके से क्या जो है वो नियम रहेंगे, और साथ ही साथ मिड डे मील को लेकर क्या स्थिति रहेगी सर? देखिए वो तो उसी प्रकार की गाइडलाइन रहेगी जिस प्रकार से पहले थी। कोरोना के लिए जो एहतियात बरतने की जरूरत अब तक जिस प्रकार से थी, आगे भी उसी प्रकार से रहेगी, उसी प्रकार से एहतियात बरतेंगे। जहां तक मिड डे मील की बात है तो 1 जनवरी से हम मिड डे मील भी शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी जो कुछ कॉलेजेस में एडमिशन चल रहे थे सर, लेकिन उसके लिए विशेष तौर पर दोबारा से कुछ और समय बढ़ाया गया है, क्या इस तरह कोई डिमांड आ रही थी कि बच्चे जो है वो कॉलेज में आना चाहते हैं और अभी एडमिशन बंद हो गए थे? देखिए जितनी सैंक्शन थी, कुछ जगह तो सैंक्शन से कम बच्चे भी थे, और कुछ जगह बच्चों की भी ये कंप्लेंट थी कि हम एडमिशन लेने से वंचित रह गए हैं, तो इसलिए पोर्टल खुलना चाहिए। तो हमने अभी निर्णय लिया और 16 से 22 नवंबर तक हमने पोर्टल खोल दिया। जो बच्चे वंचित रह गए थे वो एडमिशन ले सकते हैं। सर सुपर 100 आपके शिक्षा विभाग ने एक जो है वो मुहिम शुरू की और काफी सुखद नतीजे लगातार पिछले 2 साल से देखने को मिल रहे हैं। इस बार के सुपर 100 के नतीजों से आप कितना संतुष्ट हैं सर, और कैसे नतीजे रहे हैं सर? देखिए अभी हमारी शुरुआत है और हमारे परिणाम बहुत ही अच्छे रहे हैं, और अब की बार IIT में हमारे 28 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल से, और अभी नीट में भी हमारे 24 बच्चों की सिलेक्शन हुई है, और 24 में से 7 बच्चे जो हैं वो टॉपर हैं जिनका एम्स में एडमिशन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। अभी हालांकि हमारी शुरुआत है, और अब हमने इसकी जो जहाँ जहाँ हमने शुरुआत की थी अभी केवल रेवाड़ी और पंचकुला में थी, लेकिन अभी बढ़ा के हमने हिसार और करनाल को भी इसमें शामिल कर दिया। तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बच्चे आएंगे। हमारा मानना ये है कि बच्चों में काबिलियत तो बहुत है जो हमारे पास सरकारी स्कूलों में भी है, लेकिन उनके पास इस प्रकार के संसाधन नहीं है उनके अभिभावकों के पास कि उनकी कोचिंग करा सकें। तो वो कोचिंग का खर्च सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया और उनकी कोचिंग कराने का काम, ताकि देश को उनकी योग्यता का लाभ मिले। सर ये जो आपके जो स्कूल हैं, संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, CBSE के साथ भी आपने प्रदेश के कुछ स्कूलों को जोड़ा है, कुछ ब्लॉक में स्कूल जो बनाए गए हैं, उसमें स्टाफ यानी शिक्षकों की अपॉइंटमेंट को लेकर क्या प्रोसेस है सर, और कितनी कमी है अभी सर उस पर, जब इस पर आप काम कर भी रहे हैं? उसमें जो हमारे अभी सिलेक्ट टीचर हैं, जो हैं अभी टीचर हमारे, उनका इंटरव्यू लेके उन्हीं की सिलेक्शन वहाँ पे की जा रही है। टीचरों की कुछ कमी है, कुछ जो हमारे टीचर रिटायर हो गए उनको भी एम्प्लॉयमेंट दे के भी उनको लगाया जा रहा है। तो जल्दी वो जो कमी है उसको हम निश्चित तौर से पूरा कर देंगे। और स्कूलों में हमारे पास टीचरों की कमी है, लेकिन हमने HPSC को भी और SSC को भी हमने उसके लिए लिख दिया, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो भर्ती चालू होगी, और जो टीचरों की कमी है निश्चित तौर से उसको पूरी करेंगे। यानी जो टीचर्स की कमी की आप बात करें सर, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास, यानी जिसमें JBT है, फिर TGT है, PGT है, सभी की जितनी वैकेंसी वो आपने सभी को लेकर लिख दी है क्या? देखिए JBT की हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन TGT और PGT में हमारे पास कमी है, तो निश्चित तौर से सिलेक्शन कर देंगे। सर एक लगातार पिछले कुछ दिन से सवाल जो है वो विपक्ष उठा रहा है, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय है हरियाणा के, उनकी स्वायत्तता को खत्म करने की सरकार कोशिश कर रही है। प्रोफेसर्स की जो भर्ती है वो HPSC के माध्यम से करने का फैसला हुआ है, और साथ ही गठबंधन में जो आपके साथ जननायक जनता पार्टी है, उनका जो छात्र संगठन है वो भी इसका विरोध कर रहा है। देखिए जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो होती है उसकी स्वायत्ता, सिलेक्शन उसकी स्वायत्ता नहीं है। सिलेक्शन जिस प्रकार से होती थी तो उसमें एक सुधार किया कि उस सिलेक्शन को हम HPSC बच्चों का जो भी हमारे प्रोफेसर हैं वहाँ जिनकी नियुक्ति होगी,
तो उनका टेस्ट जो है वो एचपीएससी लेगी। एचपीएससी के पास मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अनुभव है, तो ये लिया, लेकिन इस प्रकार से नहीं, उसका इंटरव्यू भी जिस प्रकार से लिया जाएगा उसमें भी जो चेयरमैन होंगे वो वीसी होगा, 2 मेंबर एचपीएससी से होंगे, 1 मेंबर सरकार की तरफ से और 1 मेंबर यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो उसमें उनकी पूरी सहभागिता, तो उनकी उससे ही उनकी सिलेक्शन होगी। उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब इस प्रकार का कोई नहीं। और स्वायत्ता जो होती है वो केवल सिलेक्शन भी नहीं होती, जो और निर्णय यूनिवर्सिटी होते हैं वो स्वायत्ता होती है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सर, पर्यटन विभाग भी आपके पास है सर, इस नाते एक सवाल है कि कपाल मोचन जो मेला है सर अभी वो शुरू हो रहा है, और उसके बाद आप सूरजकुंड मेले को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि कोविड की वजह से पिछले साल जो है वो इस तरह के मेलों का आयोजन नहीं हो पाया था, इस बार किस तरह से आप आयोजन कर रहे हैं और क्या तैयारी है? देखिए, अभी कपाल मोचन का मेला है और पिछली बार नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, लेकिन इस बार उसका आयोजन किया जा रहा है। उसमें हमने एक निश्चित किया कि जिस व्यक्ति को एक वैक्सीन लगी हुई है तो वो मेले में आ सकता है, या फिर वहीं पे हमने वैक्सीन का इंतजाम किया कि वहीं वैक्सीन उसको दी जाएगी, तो वही लोग मेले में भाग ले सके ताकि सुरक्षा की दृष्टि से। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं।